In this video, we will discuss accounting treatment of forfeiture and reissue of shares issued at par. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब कंपनी शेयर्स को फोरफीट करती है तो हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि कंपनी अपने शेयर्स को शेयर होल्डर से वापस छीन के फिर उसका क्या करेगी, अपने पास वो रखे रखे उसका क्या करेगी। तो इसलिए कंपनी देखती है खरीदार को, वो ढूंढती है कि अगर कोई और उसको खरीदार मिल जाए जो उस कंपनी के शेयर्स को लेने का इच्छुक हो तो कंपनी उसको दोबारा से बेच देती है। तो दोबारा से बेचने का, दोबारा से इशू करने को हम री इशू बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? री इशू। तो फॉरफीचर की एंट्री तो हमें आती है एट पार वाले केस में। री इशू करते समय क्या एंट्री करते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार रिवाइज करने के लिए फॉरफीचर की एंट्री देखते हैं। क्या करते थे हम फॉरफीचर की एंट्री? क्योंकि शेयर कैपिटल को हम वापस ले रहे हैं, सो द जर्नल एंट्री यूज टू बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सिंपल टर्म्स में अगर आप बात करें तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सा अमाउंट आता था शेयर कैपिटल के आगे? जितना हमने मांगा। और फिर इसके दो टुकड़े करा करते थे हम, जो मिला और हमने जब्त कर लिया उसको टू शेयर्स फोरफीटेड अकाउंट के नाम से, और जो नहीं मिला उसको टू कॉल्स इन एरियर के नाम से। तो कॉल्स इन एरियर अगर एक से ज़्यादा होते थे तो हम उनके अलग अलग नाम रख सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस वॉज द एंट्री फॉर शेयर फॉर फीचर जो हमने पहले भी डिस्कस की थी। अब हम बात करते हैं अगर आप शेयर को री इशू करते हो, री इशू करोगे तो पैसा आएगा आपके पास में, तो क्या आना चाहिए सबसे पहले एंट्री में? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या आना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट। और आगे यहाँ पे लिख लो बेटा कौन सा अमाउंट आएगा? जितने में हमने उसको इशू किया, उसमें लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो शेयर इतने रुपए में इशू किया जा रहा है, तो जितने भी रुपए में हमने उस शेयर को इशू किया है वो अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट लिख लीजिए, अभी बताते हैं यहाँ पर क्या अमाउंट आता है। एंड टू, क्योंकि शेयर्स इशू कर रहे हैं दोबारा से, फिर हमारी शेयर कैपिटल बढ़ रही है, यानी कि जब जब हमारी शेयर कैपिटल बढ़ती है, सी से कैपिटल सी से क्रेडिट, तो जब भी हमारी कैपिटल बढ़ती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना पेड अप हमारा हो जाएगा। जैसे ही शेयर कैपिटल घटी थी हमने उसको डेबिट कर दिया था, जब बढ़ रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर कौन सा अमाउंट आता है? जितना पेड अप है। पेड अप वर्ड लिख लीजिए बेटे, अभी क्वेश्चन में हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे कि पेड अप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। और यहाँ पर लिखा था शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट, ये होता है डिफरेंस। कैसे निकालते हैं डिफरेंस? अगर वो शेयर 10 रुपये का था और हमने उसको 7 रुपये में रीशू किया, 10 रुपये का शेयर 7 रुपये में रीशू किया, डिफरेंस कितना हो गया? 3। तो यहाँ शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट में 3 रुपये हमारा अमाउंट आ जाता है। 10 रुपये की चीज़ अगर हम 7 में बेच रहे हैं तो ये जो अमाउंट आता है ये हमारा प्रॉफिट है, सॉरी लॉस है, जितने का लॉस कंपनी को हो गया क्योंकि 10 की चीज़ हमने 7 में बेची, तो डेबिट कर दिया हमने शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट को। शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें जब हमें फ़ायदा होता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। ये कौन सा अमाउंट था? जो हमें मिला और हमने जब्त कर लिया। तो जब हमने फॉरफीटेड अकाउंट डिस्कस किया था तो मैंने आपको कहा था कंपनी के एंगल से ये शेयर्स फॉरफीटेड का जो अमाउंट है ये प्रॉफिट है। अब इन शेयर्स को दोबारा से रीइशू करने पर 10 की चीज़ जब कंपनी ने किसी को 7 में बेची तो कंपनी को 3 रुपये का लॉस हुआ था, तो यहाँ पर फिर से 3 रुपये का नुकसान हो गया। लास्ट में कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस हुआ, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस आया होगा। तो वो जो हमारा डिफरेंस है वो एक अलग से रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम कैपिटल रिजर्व होता है। तो उस अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप नोट कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व क्या होता है। कैपिटल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है which is created out of capital profits. It is a reserve which is created out of capital profits. जो हमारे पूंजीगत लाभ होते हैं उनमें से कैपिटल रिजर्व का निर्माण किया जाता है, और इसका इस्तेमाल, इस कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल कैपिटल लॉसेस को ही सेट ऑफ करने के लिए या कैपिटल लॉसेस को ही अपलिखित करने के लिए किया जाता है। तो हिंदी में क्या लिख सकते हैं? यह एक ऐसा रिजर्व है जिसका निर्माण कैपिटल प्रॉफिट्स में से किया जाता है तथा इसका इस्तेमाल कैपिटल लॉसेस को अपलिखित करने के लिए किया जाता है। कैपिटल प्रॉफिट्स को हम पूंजीगत लाभ बोलते हैं और कैपिटल लॉसेस को पूंजीगत हानियां बोलते हैं। अब बात करते हैं अपनी जर्नल एंट्री की। लास्ट में हमने कहा जब हम शेयर्स को रीइशू करते हैं तो रीइशू करते समय कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। देखो, कंपनी अपने शेयर्स को तब तक रीइशू नहीं करेगी जब तक कि कंपनी को उन शेयर्स को रीइशू करने में कुछ प्रॉफिट ना हो रहा हो या फिर कोई लॉस तो बिल्कुल भी ना हो रहा हो।
तो ऐसी स्थिति में जब भी कंपनी अपने शेयर्स को रीइश्यू करती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनी को प्रॉफिट ही होता है, और शेयर्स को रीइश्यू करते समय जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिटल प्रॉफिट। और ये जो कैपिटल प्रॉफिट है ये हमारा कैपिटल रिजर्व में जाता है। हमने कहा ना क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो हमारी जर्नल एंट्री होती है शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कैसे निकाला जाता है? ऊपर की दोनों एंट्रीज के शेयर्स फॉरफीटेड अमाउंट का डिफरेंस। फर्स्ट एंट्री में जो शेयर्स फॉरफीटेड का अमाउंट आएगा जितना कंपनी ने जब्त किया, और सेकंड एंट्री में शेयर्स फॉरफीटेड का जो अमाउंट आएगा जो रीइश्यू करते समय नुकसान हो गया, उन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट आता है उसको हम यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, सो देयर आर 3 एंट्रीज। पहले फॉरफीचर की एंट्री करते हैं, फिर हम रीइश्यू की एंट्री करते हैं, और फिर हम प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक में पेज नंबर 8.117 पर 2020 के एडिशन में, पेज नंबर 8.117 पर 2020 का एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 46 निकालो। पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 46 निकाल लो। ऑल राइट, अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, डिस्कस करते हैं। का क्वेश्चन है, अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 ईच। 10 रुपये शेयर की फेस वैल्यू है। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये ऐसे आप डिटेल्स नोट करते जाओ साथ साथ में। 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल अमाउंट 10 के बराबर हो गया। ओके, बहुत बार ऐसे भी लिखा होता है बैलेंस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस निकालना होता है। ऑल दी अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट दी कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। कितने शेयर्स हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया? 100 शेयर्स। जो पैसा नहीं देते हैं फॉरफीचर की प्रॉब्लम उन्हीं के साथ आती है, हर किसी के साथ नहीं आती। कब करोगे जब्त शेयर? जब कोई आपको मांगा हुआ पैसा नहीं देगा। आपसे मतलब कंपनी। These shares are subsequently forfeited and are resold as fully paid up. Resold as fully paid up. Underline the word fully paid up. बहुत काम आएगा अभी हमारा एंट्री में। फॉर ₹500। और दोबारा से अलग से अंडरलाइन करो, फॉर ₹500। कितने में री इशू कर रहे हैं हम इन शेयर्स को? 500 रुपये में। नाउ यू हैव टू गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रांजैक्शंस। अब अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। आपने लिख लिया अप्लाइड एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसने कौन सा पैसा, कितने पैसा नहीं दिया है? कॉल मनी, यानी कि इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। हम कह रहे हैं भाई तूने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब हमने उससे फर्स्ट कॉल तक मांगा है ना पैसा। तो इस कंपनी ने कितना पैसा मांगा उससे? 10 रुपये। इसमें से उसको कितना मिल गया? एप्लीकेशन मिल गई। ऐसा कोई शेयर होल्डर होता ही नहीं जो एप्लीकेशन ना दे। अलॉटमेंट मिल गई है, तो कितना पैसा मिल गया? 6 रुपये। कितना नहीं मिला? 4 रुपये। जो मिल गया वो जब्त कर लेंगे, जो मांगा वो कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल अकाउंट में। जो मिल गया और जब्त कर लिया वो कहाँ जाता है? फॉरफीटेड अकाउंट में। और जो नहीं मिला वो कहाँ जाता है? कॉल्स इन एरियर में। और कॉल्स इन एरियर में जब हमें यहाँ पर नाम दे रखा हो उस कॉल का, तो हम उसका नाम रख देते हैं। क्या नाम है यहाँ पर जिस कॉल का पैसा नहीं मिला? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नाउ लुक फॉर दी जर्नल एंट्री। फॉर्मेट बना लीजिए। इन द बुक्स ऑफ ऊपर लिख के डैश 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 छोड़ देंगे। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। अब फॉरफीट कर रहे हो, एंट्री क्या हो जाएगी? पहले वीडियो को पॉज करके एक बार एंट्री करके रख लो, फिर मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले एंट्री बना लो, ठीक है। 2 शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर कैपिटल के आगे हमेशा मांगा। एक शेयर पर कितना मांगा? 10 रुपये, हमने यहाँ पर लिख दिया। 2 शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट, जो मिला और हमने जब्त कर लिया। कितना मिला, कितना जब्त कर लिया? 6। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो हमें नहीं मिला, 4। पहले हमेशा एक शेयर का लिख के देख लो उसका टोटल सही मैच कर रहा है। सही मैच कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब कितने शेयर्स हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया? 100 शेयर्स। तो इस सबको 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट लिखो पहले वीडियो को पॉज करके। शेयर कैपिटल में आया 100, शेयर्स फॉरफीटेड में कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 100, 600। और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, 400। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट फॉरफीचर की एंट्री। आपने जब्त कर लिया। अब जब्त करके अचार डालना है शेयर्स का? नहीं, क्या करना है उसको?
री इशू करना है। सो नाउ सेकेंड एंट्री फॉर री इशू, क्या एंट्री सीखी हमने री इशू की? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट में जितने में इशू किया, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, इन शेयर्स को कितने में री इशू कर रहे हैं, इशू लिखने की बजाय री इशू लिखो बेटा। यहाँ पर कंपनी कितने में री इशू करने के बारे में सोच रही है, पूरा अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर 500। फिर पहले इसका अमाउंट लिखो, दूसरे नंबर पे इसका अमाउंट लिखो, फिर तीसरे नंबर पे इसका, पहले बैंक, फिर कैपिटल, फिर फॉरफिटेड, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने कहा था जितना पेड अप, क्वेश्चन पढ़ो, पेड अप वर्ड कहाँ पर आया था? रीसोल्ड एज फुली पेड अप, फुली पेड अप लिखा हुआ है, यानी कि शेयर की फुल फेस वैल्यू। बताओ बेटा एक शेयर की फुल फेस वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? 10। तो यदि एक शेयर की फुल फेस वैल्यू 10 है, कितने शेयर्स हैं जो आप रीइश्यू कर रहे हो? 100 शेयर्स। तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे कितना अमाउंट आएगा? 1000। वेरी गुड। बैंक में 500, यहाँ पर 1000। तीसरे नंबर पे शेयर्स फॉरफिटेड का अमाउंट निकालो, बताओ कितना अमाउंट आएगा? 500 रुपये। बिल्कुल ठीक, रीइश्यू की एंट्री कंप्लीट कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट 500, पहले इसका अमाउंट, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट, फुली पेड अप है तो फुल फेस वैल्यू, एक शेयर की फुल फेस वैल्यू 10, 10 से 100 शेयर्स को मल्टीप्लाई करा, अमाउंट आ गया 1000। और फिर तीसरे नंबर पे शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट निकालना है, दोनों का डिफरेंस, हाउ मच इज द डिफरेंस? 500। ये हमारी री इशू की एंट्री खत्म हुई। आपने लिखना है नरेशन 100 शेयर्स री इशूड। ऑल राइट, अब आपके पास फॉरफीचर की एंट्री है, आपके पास री इशू की एंट्री है, आपको एंट्री करनी है कैपिटल रिजर्व की। एंट्री लिख लो सबसे पहले, हर क्वेश्चन में 99% क्वेश्चंस में ये एंट्री होगी। वो 1% क्वेश्चंस कौन से हैं, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। क्या थी कैपिटल रिजर्व की एंट्री? शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री है? शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या सीखा था? ऊपर की दोनों एंट्रीज का डिफरेंस। जरा बताओ पहली वाली एंट्री में फॉरफिटेड का अमाउंट कितना है? 600। दूसरी वाली एंट्री में फॉरफिटेड का अमाउंट कितना है? 500। इसका मतलब पता है क्या है? जब शेयर्स को जब्त किया तो कंपनी को 600 रुपये का फायदा हुआ, जब कंपनी ने शेयर्स को रीइशू किया तो कंपनी को 500 रुपये का नुकसान हुआ। 600 का फायदा, 500 का नुकसान, नेट कितने का फायदा हो गया? 600 माइनस 500, 100 रुपये। सो द एंट्री विल बी शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 100 रुपीज 100 रुपीज। नरेशन, कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है क्वेश्चन? नाउ आज का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 47 देखो, 2020 की टीएस ग्रेवाल जी की बुक में क्वेश्चन नंबर 47, ये एक्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। अगर आपके पास में क्वेश्चन नहीं है तो डिटेल्स में बता रही हूँ, नोट कर लो, क्वेश्चन खुद करना है आपको। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 900 शेयर्स, कितने शेयर्स जब्त करे हैं कंपनी ने? 900 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने रुपए का शेयर है? 100 रुपीज़ का शेयर है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, वो कह रहा है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 30 per share and first call 20 per share, the second and final call of 25 per share has not been made। has not been made का मतलब क्या है? अभी तो मांगी ही नहीं है भाई, मांगी ही नहीं है तो हम उसको कह सकते हैं तूने पैसा नहीं दिया? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि इसमें क्या क्या कौन कौन सी कॉल्स हैं जो अभी तक टोटल बनाई जाएंगी। पहले वो डाटा कलेक्ट कर लो। क्वेश्चन को पढ़ने से एक बात पता चल गई कि यहाँ पर एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और सेकंड कॉल है। मांगी हो चाहे ना मांगी हो, ये तो हमें पता चल रहा है। बताओ सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की लिखी हुई है? 25 रुपये की। फर्स्ट कॉल कितने की बता रहा है वो? 20 रुपये की। अलॉटमेंट कितने की बता रहा है वो? 30 रुपये की। मुझे नहीं पता चल रहा है एप्लीकेशन कितने की है, ज़रा बताओ, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करके बताओ एप्लीकेशन कितने की होगी अगर शेयर की टोटल कीमत 100 बनानी है तो? वेरी गुड, 25 रुपये। अब वो ये कह रहा है कि जो शेयर होल्डर है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो हमने मांगी ही नहीं है, मांगी नहीं है ना, यहाँ पे लाइन खींच देना, इसको तो हटा ही दो, यानी कि हमने फर्स्ट कॉल तक मांगा है। अब मुझे बताओ कितना मांगा? कितना मांगा? 25, 30 और 20, टोटल अमाउंट 75, दो हिस्से
मिला और नहीं मिला। बताओ कितना मिला कितना नहीं मिला। उसने लिखा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ना तो उसने अलॉटमेंट दी है ना उसने फर्स्ट कॉल दी है। क्या आ जाएगा? कितना मांगा, कितना मिला, कितना नहीं मिला, अपने आप लिखना। जर्नल एंट्री कर लोगे। द फोरफीटेड शेयर्स वर रीइशूड फॉर 90 पर शेयर। फॉर 90 पर शेयर, जितने में रीइशू किया। कितने में रीइशू किया? वो कहाँ पे आता है? बैंक के आगे। एज 75 पेड अप। अंडरलाइन द वर्ड पेड अप। जितना पेड अप वो कहाँ लिखना है आपको? शेयर कैपिटल के आगे। अब ये जर्नल एंट्री करके इसका सोल्यूशन करके मुझे फटाफट सेंड करो। और इससे रिलेटेड जो भी पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं 48, 49, 50, 51, ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। सो व्हाट इज योर होमवर्क फॉर द डे? केवल 4 क्वेश्चंस जो आपको मुझे करके भेजने हैं पक्का। कौन से? 47, 48, 49, 50। और जब चारों क्वेश्चंस कर लो तो मुझे कमेंट करके फिर मेरे पास मैसेज कर देना कि मैम हमने भेज दिए हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।